हम थे ही नहीं, मेरे ख्याल ईद से पहले ही हमने किया था जो किया था। तो कहाँ तक तकरीबन पहुंचे थे, तुम्हें कहाँ तक याद है? ये अच्छी जगह है, अगर कोई नहीं, किसी को कुछ नहीं याद तो फिर ये अच्छी जगह स्टार्ट करने के लिए जो मिडल से आगे चलेगा। कर दो, इधर से कर लो, चलो देखी जाएगी, इधर से करते हैं। हमने पहले पढ़े थे इंटरप्ट्स, जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स थे। मैं रिवाइज तो नहीं करवा रहा, लेकिन मैं ज़रा बाय द वे ये बता दूं कि हमने क्या क्या कर लिया था। तो हमने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को डील करना फुली सीखा था सी लैंग्वेज में। इसमें जो मेथड्स थे वो गेट वेक्ट, सेट वेक्ट, कीप का फंक्शन, हुकिंग, एनिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो हमने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में किए थे। हुक लगाते थे, हुक लगा के फिर उसको चेंज करते थे, पुराने वाले इंटरप्ट को दोबारा चलाते थे। ये वाली चीज़ें हमने की थी। अच्छा, ये सब कुछ ऐसे ही रहता है हार्डवेयर इंटरप्ट में भी। हार्डवेयर इंटरप्ट में सिर्फ खास बात ये आ जाती है कि तुम्हें ये पता है कि हार्डवेयर इंटरप्ट एक फिजिकल तार के ऊपर आता है। एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट तो एक इंस्ट्रक्शन होती है ना, प्रोग्राम के अंदर से निकलती है, यानी वो कह लो एक तरह से सीपीयू के अंदर से निकलती है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन उसी के अंदर होती है। तो आ, ये वाले निकलते हैं, तारों पे आते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर डिवाइसेस सिग्नल देती हैं कि हमें कुछ काम करना है, तो वो सिग्नल आता है जो सीपीयू के पास पहुंचता है। ठीक है। ये सीपीयू को, ये पिंस हैं सीपीयू की, सीपीयू को हाथ पे रखो तो तुम्हें पता ना नीचे उसकी गोल्ड की पिंस लगी होती हैं। वो पिंस जो हैं जाके मदरबोर्ड पे लगती हैं और वो फिर इंटरेक्ट करती हैं बाकी पूरे मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के साथ। तो उनमें से एक पिन का नाम है INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। वो एक पिन है जिसके ऊपर सारे हार्डवेयर इंटरप्ट्स आते हैं। ये कुछ और है। NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, होल्ड वो DMA का सिग्नल है, और रीसेट ये वो सॉफ्ट रीसेट का सिग्नल है, जो फिजिकल तुम्हारा बटन नहीं बना होता रीसेट का, ये वो है जो डायरेक्टली उसको रीसेट करता है। अब हार्डवेयर इंटरप्ट्स के लिए बेसिकली तुम्हारे पास एक तार है, सिर्फ ये है। डिवाइसेस बहुत सारी होंगी, हार्डवेयर की डिवाइसेस काफ़ी सारी हैं जिन्होंने इंटरप्ट करना है, और तार सिर्फ सीपीयू के पास एक है। तो इसके दरमियान में आर्बिट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। आर्बिट्रेशन एक डिवाइस करती है जिसको पिक बोलते हैं, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। वंस अगेन सीपीयू के पास सिर्फ एक तार है, ये वाली तार है जो सीपीयू को जा रही है। सीपीयू के पास सिर्फ एक तार है, लेकिन डिवाइसेस बहुत सारी हैं। तो दरमियान में एक डिवाइस लगाते हैं इसको हैंडल करने के लिए सिचुएशन को, जिसको पिक कहते हैं। पिक के 8 चैनल्स हैं, IRQ0, IRQ1, 2, 3, 4 अप टू 7। हर चैनल एक डिवाइस पे लगा हुआ है। IRQ0 लगा हुआ है टाइमर के ऊपर। टाइमर वही है जो 1 सेकंड में 18 बार तुम्हें पिंग 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 कर रहा था। IRQ1 लगा हुआ है कीबोर्ड के ऊपर, और हर चैनल बेसिकली एक डिवाइस को लगा हुआ है। अब पिक का काम सिर्फ इतना है कि पिक के पास ये सारे इंटरप्ट्स आते हैं, पिक फैसला करता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है और उसको आगे चला देता है, बाकी वो कहता है इंतजार करो। प्रायोरिटी ऊपर से नीचे चलती है। IRQ0 हाईएस्ट प्रायोरिटी है, 1 की उससे कम, 2 की उससे कम, 3 की उससे कम, ये फिक्स्ड है, इसको नहीं चेंज कर सकते। तो पिक का कुछ ज्यादा फंक्शन नहीं है, ज्यादा काम नहीं है। पिक का काम बेसिकली सिर्फ आर्बिट्रेशन करना है, कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट पकड़ेगी और आगे सीपीयू को दे देगी कि भाई इसको हैंडल करो। सीपीयू आगे उसका क्या करेगा? सीपीयू के पास आ गया इंटरप्ट, आगे सारा काम वैसे ही है जैसे पीछे था। वो उसको 4 पे ज़रब देगी, वेक्टर टेबल में जाएगी, वहां से वेक्टर निकालेगी, फिर ISR पे जाएगी, वो ISR एग्जीक्यूट करेगी और वहां से वापस आएगी। द ओनली डिफरेंस इज कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर नॉन प्रीएम्प्टिव। का मतलब है अगर एक हार्डवेयर इंटरप्ट इस वक्त डील हो रहा है तो दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है। एक तो ये कि नॉन प्रीएम्प्टिव है, और इसमें एक एंड ऑफ इंटरप्ट के सिग्नल का कॉन्सेप्ट है, जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में नहीं था। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में एंड ऑफ इंटरप्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस उसमें ये होता था कि ISR चल गई, खत्म हो गई, गेम खत्म। इसमें ये है कि जब हार्डवेयर की ISR चल रही होती है तो वो वापस सिग्नल करती है एक पिक को वापस सिग्नल देना है कि भाई एंड ऑफ इंटरप्ट हो गया। वो इसलिए देना है कि भाई पिक
इंतजार कर रहा है ना, बाकी मतलब उसका बाकी चीज़ों का इंतजार कर रहा है ना, बाकी इंटरप्ट उसके पास जमा होते जा रहे हैं, तो इसको जैसे ही एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल मिलेगा, अब ये आगे चल सकता है, आगे काम कर सकता है। तो ये एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल एक एक्स्ट्रा इसमें चीज़ है। ये तस्वीर अच्छी है, ये प्रॉपर तस्वीर है। IRQ0 लगा हुआ है टाइमर को, IRQ1 लगा हुआ है कंट्रोलर, कीबोर्ड कंट्रोलर को, IRQ2 कहीं नहीं लगा होता। ये कैस्केडिंग होता है, शायद ये भी, हाँ ये भी दिया। एक्चुअली रियलिटी में तुम्हारे पास एक पिक नहीं होता, दो पिक्स लगी होती हैं, एक मास्टर पिक 8 चैनल वाली और एक स्लेव पिक 8 चैनल वाली। मास्टर पिक हमेशा वो होती है जो सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है, और स्लेव पिक चैनल 2 के ऊपर, यहां से चैनल 2 के ऊपर मास्टर के साथ कनेक्टेड होती है। यानी अगर स्लेव के ऊपर कोई इंटरप्ट आता है और स्लेव आगे इंटरप्ट करना चाहता है, तो स्लेव आगे इसको नहीं कर सकता, सीपीयू को नहीं कर सकता। स्लेव करेगा मास्टर को इंटरप्ट, और वो करेगा चैनल 2 के ऊपर, और आगे से फिर मास्टर उसको आगे चलाता है। तो इसको अब IRQ2 को कैस्केडिंग इंटरप्ट कहते हो। ये तस्वीर बड़ी गंदी है, लेकिन बड़ी अच्छी हो सकती थी। बहरहाल ये नहीं सही, मतलब इसको क्या बंदा इसको समझाए। तो और स्लेव वो होता है जो मास्टर के साथ इंटरफेस होता है, इट डजंट कनेक्ट टू सीपीयू डायरेक्टली। अच्छा, हार्डवेयर इंटरप्ट्स नॉन प्रीएम्प्टिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक हार्डवेयर इंटरप्ट इस वक्त आया हुआ है, सॉरी आया नहीं हुआ, सीपीयू इस वक्त डील कर रहा है, हार्डवेयर इंटरप्ट बहुत सारे आए हैं, हार्डवेयर ये 1 भी आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है, लेकिन पिक ने फैसला किया है कि उसने एक इंटरप्ट आगे सीपीयू को पकड़ाया है। तो सीपीयू सब पहले उसको पूरा डील करेगा, उसको कंप्लीट करेगा, एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल देगा, तब अगला इंटरप्ट चलेगा। नॉन प्रीएम्प्टिव का ये मतलब है कि अगर एक चल रहा है, तो उसके दरमियान में दूसरे को तो आप इजाजत नहीं दे सकते चलने की। भाई पीछे से सिग्नल्स तो आ रहे हैं, वो इंटरप्ट्स तो आ रहे हैं पीछे से, लेकिन वो जमा होते जा रहे हैं पीछे, ठीक है, उनको आप आगे नहीं चला सकते। ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है इसकी। अब वो कहता है कि इमेजिन करो कि तुमने ए दबाया है, फिर बी दबाया है, फिर सी दबाया है। अब अगर ए दबाया है, तो ए को भी, ए की ISR अभी चल रही है, अगर तुम प्रीएम्पशन अलाउ कर दो, तो इसका मतलब है कि ए की ISR के अंदर ही बी की ISR भी चल जाएगी, और उसके अंदर ही सी की ISR भी चल जाएगी। यानी जैसे जैसे इवेंट आता गया है, तुम वो ISR चलाते गए, अगर तुम प्रीएम्पशन अलाउ कर दो, तो रिजल्ट ये होएगा कि पहले स्क्रीन पे तुम्हें सी नजर आएगा, क्योंकि पहले तो ये खत्म होएगी, फिर वापस बी वाली खत्म होएगी, फिर वापस ए वाली, तुम्हें रिजल्ट नजर आएगा सी बी है, प्रेस तुमने ABC किया था। तो हार्डवेयर इंटरप्ट सीक्वेंशियल है, नॉन प्रीएम्प्टिव है। पहले एक कंप्लीट होता है, एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल देता है, फिर अगले की बारी आती है, ठीक है, ताकि वो तरतीब जो एक्चुअली फिजिकली दुनिया में हुई है, वो उसकी लॉजिक अंदर मेंटेन हो सके। और दूसरा इसमें जो हार्डवेयर इंटरप्ट में इंपॉर्टेंट बात है, वो EOI है, एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल। ये एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल जो है, ये बेसिकली गिवन बाय ISR2 टिक। ये प्रोग्रामर का काम है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन का काम है कि वो ये सिग्नल जनरेट करे पिक को, ताकि पिक के अंदर जो बाकी इंटरप्ट्स लाइन में जमा होते जा रहे हैं, पिक उनको डील करना शुरू करे। पेंडिंग हार्डवेयर इंटरप्ट वही है जो पीछे वो जमा होते जा रहे हैं। अच्छा जी, अब जरा इसको प्रॉपरली शुरू करें। तो पिक जो है, फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है जो रह गई है, तो ये है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि IRQ नंबर से इंटरप्ट नंबर कैसे बनता है। वो ऐसे बनता है, IRQ नंबर में अगर तुम 8 जमा करो, तो इंटरप्ट नंबर बनता है। भाई तुमने अभी पिछले लेक्चर्स में ये याद किया ना कि इंटरप्ट 8 जो था, वो टाइमर का इंटरप्ट था, इंटरप्ट 9 जो था, वो कीबोर्ड का इंटरप्ट था। अब तुम्हें बता दिया गया कि IRQ नंबर उनका क्या है। IRQ नंबर 0 टाइमर का, यानी 0 + 8 8 बन गया, और IRQ1 जो है वो कीबोर्ड का है, तो 1 + 8 9 बन। ये फर्क चीजें हैं। IRQ नंबर वो फिजिकल तार का नंबर है, जो पिक की फिजिकल तार है, ये IRQ नंबर है। इसका CPU से कुछ लेना देना नहीं है।
सीपीयू का लेना देना होता है इंटरप्ट नंबर से, सीपीयू को इंटरप्ट नंबर में इंटरेस्ट होता है। तो जब पिक आईआरक्यू नंबर पकड़ती है तो उसको जब आगे इंटरप्ट नंबर में कन्वर्ट करती है तो वो सीपीयू को मतलब आगे कुछ और देती है ना, वो इंटरप्ट 8 पकड़ाएगी और इसके बाद सीपीयू को पता है कि क्या करना है, वो आईएसआर और वो सारा कुछ। अब पिक एक हार्डवेयर की डिवाइस है जिसके अंदर 3 रजिस्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। इनको कहते हो आईएमआर, आईएसआर और आईआरआर। और जाहिर बात है इस हार्डवेयर की डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास कुछ पोर्ट्स होंगे। तो 2 पोर्ट्स हैं जिनके नंबर है 20 और 21, 20 और 21। फिर कोई भी हार्डवेयर डिवाइस हो तो उसके साथ काम ऐसे ही करते हो ना कि उसके अंदर कुछ रजिस्टर्स होते हैं और उसके पास कुछ पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स के थ्रू हम उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ जो भी हम करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में आईएमआर जो है ना ये अवेलेबल होता है ऑटोमेटिकली पोर्ट 21 पे। यानी अगर तुम पोर्ट 21 को रीड या राइट करते हो तो तुम्हें डायरेक्टली आईएमआर की वैल्यू मिल जाती है। चलो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, देखते हैं। तो ये 3 रजिस्टर्स होते हैं। आईएमआर स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, मास्किंग है। इसके अंदर 8 बिटें होती हैं और उसकी कोई वैल्यू होती है। अब मास्क रजिस्टर का मतलब ये है कि अगर कोई भी बिट 1 है ना, फॉर एग्जांपल ये वाली बिट 1 है, ये कॉरेस्पॉन्ड करती है आईआरक्यू 1 को। यानी बिट नंबर 1 है ना, बिट नंबर 0, बिट नंबर 1 2 3 4, तो ये आईआरक्यू 1 को कॉरेस्पॉन्ड करती है। तो जौन सी बिट ऑन है वो वाला आईआरक्यू मास्क हो जाएगा। मास्किंग मीन्स डिसेबलिंग, विच मीन्स कि जब IRQ1 पे सिग्नल आता जाएगा तो पिक उसको इग्नोर करता जाएगा। मतलब अगर उसकी मास्किंग में यहाँ पे 1 लिखा हुआ है कि उसको इग्नोर करना है तो वो उसको इग्नोर करता जाएगा। दिस इज व्हाट मास्किंग इज। ISR से बनता है इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जौन सा भी इंटरप्ट आगे सीपीयू को दिया हुआ है, जो इस वक्त सर्विस हो रहा है, वो वाली बिट 1 होएगी। यानी इस वक्त यहाँ से नजर आ रहा है कि IRQ4 जो है वो इस वक्त सर्विस हो रहा है। और आखिरी है IRR इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर। ये वो है जो पीछे से इंटरप्ट्स आते जा रहे हैं और जमा होते जा रहे हैं, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव है, आगे तो नहीं चला सकते। तो इंटरप्ट 0 आया हुआ है, इंटरप्ट 2 आया हुआ है, सॉरी IRQ2 आया हुआ है, IRQ6, IRQ7 आया हुआ है। ये इन 3 रजिस्टर्स का मतलब है। ये पोर्ट नंबर्स मैंने तुम्हें बता दिए 20 और 21। इसी तरह स्लेव के भी पोर्ट नंबर्स हैं। पोर्ट नंबर 21 के ऊपर तुम्हें बाय डिफॉल्ट आईएमआर की वैल्यू मिल जाती है, विच मीन्स कि अगर तुम आई मीन सिंपल सी बात है कि यू कैन रीड पोर्ट 21 टू फाइंड IMR वैल्यू एंड यू कैन राइट टू पोर्ट 21 टू अपडेट IMR वैल्यू। यानी अगर तुमने IMR की वैल्यू के साथ खेलना है, लिखना पढ़ना है, तो वो पोर्ट 21 के ऊपर तुम कर लेते हो। पता नहीं पहले हमें मौका मिला है इंस्ट्रक्शंस का या नहीं, लेकिन बहरहाल इंस्ट्रक्शंस हैं सी लैंग्वेज में इनपोर्ट और आउटपुट की। आर इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू रीड एंड राइट inputs। तो हम ये एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें एक लाइन लिखी हुई है आउटपुट 2102। आउटपुट में 2 आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला पोर्ट का नंबर होता है कि किस पोर्ट, आउटपोर्ट है ना यार, आउटपोर्ट का मतलब है कि तुम किसी पोर्ट पे लिख रहे हो। तो पहला आर्गुमेंट 21 है, इसका मतलब है कि तुम पोर्ट नंबर 21 पे लिख रहे हो। अब ये तुम्हें याद होना चाहिए कि पोर्ट नंबर 21 किसका है यार, वो पिक का है। अच्छा, पिक के अंदर भी IMR रजिस्टर है, उसका है पोर्ट 21, वरना ये समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है। तो हम IMR के ऊपर लिख रहे हैं और लिख क्या रहे हैं, 02 02। अब अगर 02 को खोल के देखो तो वो ये बनता है। अब अगर तुम ये वैल्यू IMR के ऊपर लिख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम ये पहली बिट ऑन कर रहे हो। पहली बिट कौन सी होगी, IRQ1। IRQ1 कहाँ लगा होता है, कीबोर्ड को। तो बेसिकली
जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन चलती है तुम्हारा कीबोर्ड डिसेबल हो जाता है। वंस अगेन 3 स्टेप है। आउटपुट मीन्स तुम पोर्ट पे लिख रहे हो, किस पोर्ट पे, 21 पे। अब ये याद होना चाहिए, इसका और कोई रास्ता नहीं है, इसकी लॉजिक कोई नहीं है। तो 21 नंबर किसका पोर्ट है जी? 21 नंबर पोर्ट होता है पिक का, और पिक के अंदर भी आईएमआर का होता है। तो वो तुम आईएमआर के ऊपर लिख रहे हो। अब आईएमआर करता क्या है? वो मास्किंग करता है, डिसेबल करता है। तो जौन सी बिट तुम ऑन करोगे वो वाला आईआरक्यू डिसेबल हो जाएगा। तो ये कीबोर्ड को बेसिकली डिसेबल कर देगा। अगर तुम प्योर डॉस इन्वायरमेंट में हो, मास्क कीबोर्ड को डिसेबल कर देगा। अगर तुम प्योर डॉस के इन्वायरमेंट में हो तो वो वाकई डिसेबल कर देगा और तुम्हें कंप्यूटर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अगर तुम विंडोज़ के अंदर कोई मतलब वो कोई सॉफ्टवेयर चला के कर रहे हो तो फिर तुम उस सॉफ्टवेयर को बंद करके दोबारा चलाओगे तो चल पड़ेगा। सॉफ्टवेयर का मतलब एमुलेटर, कोई वो वर्चुअल बॉक्स वगैरह कोई ऐसी चीज़ करके कर रहे हो। चलें जी, अब आप करवाना शुरू कर दें मुझे। ठीक है, टी एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। ये मेन लिखा हुआ है, थोड़ी रोशनी डाल दें सिर्फ मेन पे। इंटरप्ट 8 हुक हो रहा है। ठीक है, इंटरप्ट 8 हुक हो रहा है और टीएसआर बना रहे हैं प्रोग्राम को। पुरानी बात है बहुत ज़्यादा। तो अब इंटरप्ट 8 हुक हो रहा है। अब तुम्हें अपने आप से ये पूछने की जरूरत है कि इंटरप्ट 8 होता क्या था। तो इंटरप्ट 8 टाइमर वाला इंटरप्ट था, तुम्हें पता है। या तो ऐसे तुम्हें पता है, या तुम अब ऐसे याद करोगे। क्या करना चाहिए है कि आईआरक्यू 0 के ऊपर लगा होता है टाइमर। तो एक हार्डवेयर की चिप है जो 1 सेकंड में 18 दफ़ा तुम्हें सिग्नल देती है। अब जहरी बात है, आईआरक्यू 0 में जब तुम 8 जमा करते हो तो इंटरप्ट 8 आता है। तो 1 सेकंड में 18 दफ़ा ये सिग्नल आना है और तुमने उसको कर लिया है हुक, विच मीन्स कि तुम्हारा ये कोड 1 सेकंड में 18 बार एग्जीक्यूट करना है। तो हर दफ़ा इस कोड में आके टी को इंक्रीमेंट करते हो। टी 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ। जाहिर बात है वो 180 तो नहीं हुआ, तो ये तो नहीं चलेगा। अभी 364 भी नहीं हुआ, तो ये भी नहीं चलेगा। तो हर दफ़ा वो इसके अंदर आता है, टी को इंक्रीमेंट करता है, वापस चला जाता है, फिर इंक्रीमेंट करता है, फिर वापस चला जाता है। 10 सेकंड तक यही तमाशा चलता रहेगा। 10 सेकंड बाद टी की वैल्यू वाकई 182 हो चुकी होगी। तो पहले 10 सेकंड तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 10 सेकंड के बाद उसने कीबोर्ड को डिसेबल कर दिया। 10 सेकंड के बाद उसने कीबोर्ड को डिसेबल कर दिया। अब फिर वो कोड तो ये चलता जा रहा है, वो फिर इसके अंदर आता जा रहा है, टी बढ़ता जा रहा है, 183, 84, 85 हुआ। फिर अगले 10 सेकंड तक कुछ नहीं होएगा। लेकिन फिर जब 10 सेकंड गुजरेंगे तो अब उसकी वैल्यू बाकी 364 हो चुकी होगी। बढ़ बढ़ के ना हर दफा बढ़ रहा है। तो जब 364 हो चुकी होगी तो उसने कीबोर्ड को वापस इनेबल किया और टाइमर को रीसेट किया, और बस ये तमाशा चलता रहा। तो 10 सेकंड के लिए कीबोर्ड चलेगा, फिर 10 सेकंड के लिए डिसेबल, फिर 10 सेकंड के लिए चलेगा, फिर 10 सेकंड के लिए डिसेबल। मकसद कोई नहीं है, जस्ट वो है एक प्रैक्टिस टाइप की चीज़ है। अच्छा जी, ये अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी को याद होएगा, लेकिन ट्राई कर लो, करना चाहते हो। ये है जी। सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करना, ये क्या बता है। ये को तीसरी दफ़ा आ रहा है इस बुक में। तो 40:17 है ये बायोस का डेटा एरिया, जहाँ पे एक कीबोर्ड की स्टेटस बाइट पड़ी होती थी। वो बताती थी कि कौन सी की इस वक्त ऑन है, ऑफ है, कैप्स लॉक दबा हुआ है, नहीं दबा हुआ। ये वो वाली बाइट थी, पीछे से देखना पड़ेगा। तो मैं मेन को देखता हूँ, मेन में क्या हो रहा है। तो मेन में मेरे कीबोर्ड को हुक किया जा रहा है, इंटरप्ट 9 को पकड़ा जा रहा है। तो अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे करो कि IRQ1 जो है वो लगा होता है कीबोर्ड को। तो IRQ1 + 8 9 होता है, तो इंटरप्ट 9 बन गया। तो इंटरप्ट 9 कीबोर्ड का इंटरप्ट है। जैसे जैसे मैं कीबोर्ड से कुछ दबाऊंगा तो मेरा ये वाला हुक चल पड़ेगा।
ये हुक क्या कर रहा है बेसिकली, ये देख रहा है कि कौन सी की प्रेस हुई है, इनपुट कर रहा है 60 को। 60 कीबोर्ड का पोर्ट है, ये बताना चाहिए, उसने नहीं बताया हुआ खैर, लेकिन बहरहाल 60 कीबोर्ड का पोर्ट है जहाँ पे स्कैन कोड आता है उस की का जो सी प्रेस की है। जब तुम कीबोर्ड से की प्रेस करते हो तो कीबोर्ड के अंदर एक पोर्ट लगा हुआ है, पोर्ट नंबर 60, उसके ऊपर स्कैन कोड चला जाता है उस की का जो सी तुम प्रेस कर रहे हो, और साथ ही जाहिर बात है सीपीयू को सिग्नल चला जाता है। अब तुम उस पोर्ट को पढ़ के ये हिसाब लगाते हो की कौन सी प्रेस हुई है। तो 83 स्कैन कोड है डिलीट की का, डिलीट की का, और यहां से वो देख रहा है कि क्या कंट्रोल और ऑल्ट दबा हुआ है। ये वो देख कैसे रहा है कि कीबोर्ड स्टेटस बाइट जो थी वो आपको बताती ये थी कि कौन सी की दबी हुई है, कौन सी नहीं दबी हुई। तो अब उसमें जो भी कंट्रोल और ऑल्ट की कीज का कॉम्बिनेशन बनता है वो देख रहा है कि क्या कंट्रोल और ऑल्ट दबा हुआ है। तो बेसिकली इस पूरी इफी कंडीशन में ये देख रहा है कि क्या कंट्रोल, ऑल्ट और डेल इकट्ठे दबे में है, और अगर दबे में है तो वो रिटर्न कर जाता है, कुछ भी नहीं करता। ठीक है, ये एक चीज करता है, ये मैं बताता हूँ अभी क्या है, लेकिन बहरहाल वो बेसिकली रिटर्न कर जाता है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि कंट्रोल और डेल जब तुम दबाते हो तो कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है। ठीक है, वो विंडोज में टास्क मैनेजर आ जाता है, लेकिन डॉस के अंदर रीस्टार्ट हो जाता है कंट्रोल और डेल से। तो उसने कंट्रोल और डेल को हुक किया, और जैसे को बंदा ये दबाता है वो बजाय इसके कि वो रीस्टार्ट करे वो चुप करके रिटर्न कर जाता है, वो कुछ करने नहीं देता उसको। ठीक है ना। अच्छा, अब ये लाइन भी समझ लो, ये भी काम आएगी। पोर्ट 20 के काफ़ी सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन एक इस्तेमाल ये है कि एंड ऑफ इंटरप्ट कैन बी सिग्नल्ड बाय राइटिंग 20 ऑन पोर्ट 20। पोर्ट 20 के भी और भी इस्तेमाल निकलेंगे, लेकिन बहरहाल एक इस्तेमाल ये है कि पोर्ट 20 के ऊपर अगर तुम 20 लिख दो, वैल्यू भी यही इतफाक से लिख दो, तो ये एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल काउंट होता है। ये एंड ऑफ इंटरप्ट हुआ है, पोर्ट 20 के ऊपर एक वैल्यू लिखी है 20, तो दिस इज कंसिडर्ड एज EOI, एंड ऑफ इंटरप्ट। अभी चलते चलते इनका कोई खास मकसद नहीं है प्रोग्राम्स का, बस वो है जस्ट प्रैक्टिस है कि थोड़ा हाथ चले। तो अगेन मेन के अंदर कीबोर्ड को मैंने हुक कर लिया। हुक में कर क्या रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ, ये मज़ेदार है ज़रा कि ये क्या कर रहा है, इसकी वाकई समझ आती है। तो ये ज़रा देखो अगर समझ आए कि क्या कर रहा है। तो उसने अभी कीबोर्ड को हुक किया, और हुक करने के बाद उसने ये कोड लिखा है। नहीं समझ आई? तो बेसिकली गेम यहाँ से शुरू होती है ना कि हम इंपोर्ट करते हैं 60 से। 60 मैंने तो बताया कि कीबोर्ड का पोर्ट है जहाँ पे उस की का स्कैन कोड आ जाता है जो सी तुमने प्रेस की होती है। तो अगर वो स्कैन कोड बराबर है 1F के, अब तुम स्कैन कोड का टेबल खोल लो, उसमें देख लो कि 1F क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल एक्स है, मुझे नहीं पता, जो भी है, कोई एक की होएगी जिसका, अगर बेसिकली ये देख रहा है कि अगर एक्स प्रेस हुआ है तो बजाय इसके कि वो ओल्ड ISR कॉल करे और नॉर्मल काम करे, वो चुप करके यहाँ पे एंड ऑफ इंटरप्ट करता है और रिटर्न कर देता है। अच्छा, अब होएगा क्या, होएगा ये कि तुम कीबोर्ड से की दबाते हो, वो इधर आता है, देखता है एक्स दबा है, नहीं नहीं दबा, तो वो ओल्ड ISR कॉल करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल कीबोर्ड का बिहेवियर चलता रहता है। लेकिन अगर तुमने वाकई एक्सप्रेस किया होता है तो वो तो एंड ऑफ इंटरप्ट करके वापस चला जाता है, ओल्ड ISR को कॉल ही नहीं करता। विच मीन्स कि तुम्हारी एक्स की जो है वो एक तरह से डिसेबल हो गई है। भाई तुम ए दबाओगे, ओल्ड ISR कॉल होएगी, ए लिखा हुआ आ जाएगा। बी दबाओगे, ओल्ड ISR कॉल होएगी, बी लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन एक्स तुम्हारा इग्नोर हो जाएगा। तो ये एक की को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। ये लिखा हुआ है इसने नीचे कि ये एस की है एक्चुअली, एस
की है जिसका स्कैन कोड 1F है। वो गूगल से स्कैन कोड टेबल निकालो तो आपको मिल जाएगा। हाँ, ये भी बात ज़रूरी है, ये स्कैन कोड्स हैं, एस्की कोड्स नहीं है। स्कैन कोड का टेबल ही अलग है, वो फिजिकल लेआउट के हिसाब से चलता है। जिंदा हो या मर गए? वो ही मेरा ख्याल है। ये बड़ी गंदी किताब है, इसको आपको काफ़ी ज़्यादा जान मार के पढ़ना पड़ेगा। अभी तो हम मतलब वो भी नहीं कर रहे, प्रोग्रामिंग तो कर ही नहीं रहे, उसका टाइम ही नहीं होता कि बंदा प्रोग्रामिंग करे। खैर, करते हैं। अच्छा भाई, इसमें से आते हैं एमसीक्यूज टिका के, और इसका कुछ नहीं है, रट्टा लगाने वाली चीज़ है। ये एक स्लाइड में से मेरे ख्याल 2-2 3-3 एमसीक्यूज आते हैं। ये है कीबोर्ड बफर। एक एक रैम के अंदर एक एरिया है, बायोस डेटा एरिया, जिसको हमने पहले पढ़ा है। उसके अंदर एक बफर बना हुआ है 32 बाइट्स का, जिसका स्टार्टिंग एड्रेस 41E है और एंडिंग एड्रेस 43D है। 3D में से 1E को माइनस करोगे तो 32 आएगा। तो 32 बाइट का ये स्टार्ट है बफर का, ये एंड है बफर का, ठीक है। इसमें होता क्या है, जौन सी की तुम प्रेस करते हो वो इस बफर में 2 बाइट्स लेती है। यानी जौन सी भी की तुम प्रेस करते हो वो हरफ इसमें 2 बाइट्स लेता है, एक नहीं 2 बाइट लेता है। तो इसमें एमसीक्यूज गंदे गंदे आते हैं कि इसमें टोटल कितने हरफ आ सकते हैं, तो 16 आ सकते हैं, लेकिन मेमोरी कितनी है, 32। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये एक सर्कुलर अरे की तरह काम करता है, विच मीन्स कि इसमें हेड का पॉइंटर होता है और टेल का पॉइंटर होता है। वो जिस तरह सर्कुलर लिस्टिंग काम करती थी, सर्कुलर अरे के हेड बताता है कि कहाँ से उठाना है, टेल बताता है कहाँ पे रखना है, बिल्कुल उस तरीके से चलता है। तो हेड और टेल साथ साथ मूव करते जाते हैं, हेड और टेल के अपने एड्रेसेस हैं। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि तुमने प्रेस किया ए, तो उस बफर में जाएगा ए और 0। फिर तुमने प्रेस किया बी, उसमें जाएगा बी और 0। फिर तुमने प्रेस की डिलीट की फॉर एग्जांपल, तो क्योंकि डिलीट स्पेशल की है, अगर नॉर्मल की प्रेस करोगे तो नॉर्मल की में पहले एस की आती है फिर 0 आता है, और अगर कुछ स्पेशल की प्रेस करोगे तो पहले 0 आता है और फिर उसकी की का कोड आता है। एक तरीका, एक निशानी रखी हुई है। तो हेड पॉइंटर मेरा साथ साथ मूव करता जा रहा है कि खाली जगह किस जगह पे है, और टेल पॉइंटर पीछे से कंज्यूम करता जाएगा, यानी कीबोर्ड से टाइप करते जाओगे वो इधर ऐड होता जाएगा और हेड साथ साथ मूव करता जाएगा। टेल उस वक्त मूव करेगा जब प्रोग्रामर ये डेटा उठा लेगा, यूज कर लेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने ए उठा लिया तो तुम्हारा टेल पॉइंटर आगे मूव कर जाएगा, बी उठा लिया और आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो हेड और टेल इसमें घूमते रहते हैं, वो सर्कुलर अरे का कॉन्सेप्ट चलाने के लिए। तो कीबोर्ड बफर एक्ट्स एज अ सर्कुलर अरे, सर्कुलर बफर। और इसमें मैं हमेशा ये भूलता हूँ कि एक्चुअली जो रीडिंग वाला है ना वो टेल है। ये थोड़ा इलॉजिकल है, हेड होना चाहिए रीडिंग वाला। तो रीड करना है टेल से और राइट करना है हेड पे। अच्छा, अब जरा एक दफा वापस जाओ और अब इसको दोबारा जरा समराइज करो। तो इस एड्रेस से लेके इस एड्रेस तक एक बफर पड़ा हुआ, टोटल 32 बाइट्स का। हर हरफ उसके अंदर 2 बाइट्स लेता है, और ये सारी गेम कंट्रोल होती है 2 पॉइंटर्स की मदद से, जिसको हेड और टेल का पॉइंटर कहते हैं। अब ये पॉइंटर भी तो बजाते खुद कहीं पे स्टोर हुए होते हैं ना, तो ये पॉइंटर्स का एड्रेस लिखा हुआ है कि पॉइंटर बजाते खुद इस जगह पे सेव हुआ हुआ है। मतलब तुम प्रोग्रामिंग में भी पॉइंटर्स बनाते थे तो उनको हम मतलब एक वेरिएबल में रखते थे ना, रैम में रखते थे, स्टोर करते थे। तो ये वो वाली बात करता है। प्रोग्राम इसका मेरा नहीं ख्याल मैं करूंगा, करूंगा नहीं, नहीं करूंगा। वो मतलब खिचड़ी है थोड़ी सी, है वही डिलीट की वाला काम ही है। नहीं एक्चुअली नहीं, मुझे वो खास देख के समझ नहीं आया कि क्या करना चाह रहा है, मैं नहीं करूंगा, इग्नोर करूंगा। अच्छा, हमने ये कहा कि एंड ऑफ इंटरप्ट कैसे होता था कि 20 लिखते थे पोर्ट 20 के ऊपर। ये सारी गेम मास्टर पिक की है, स्लेव की मुझे तो नहीं याद कि क्या है, ये सारी गेम मास्टर पिक की है। अब
अब स्लेव पिक के अपने पोर्ट्स होंगे, अपना सारा कुछ होएगा, तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि मास्टर तो मुझे याद है कि 20 पे 20 लिख दो तो हो जाता है। स्लेव में पोर्ट नंबर A0 है, जिससे एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल होता है। लेकिन स्लेव में खास बात यह है कि मास्टर को भी सिग्नल करना है और स्लेव को भी सिग्नल करना है। अगेन बस याद करने वाली एक चीज़ है। आओ भाई, आप जरा तुम्हारी दुनिया तबाह करें। तो ये बड़ी घटिया सी चीज़ है, भूल जाती है हमेशा। चीज़ ये है, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। कॉन्सेप्ट ये है कि यार अगर तुमने IMR को कुछ करना था, पढ़ना था या लिखना था, तो सिंपल पोर्ट 21 के ऊपर पढ़ लिख लो, नो प्रॉब्लम। बाकी दो का क्या करना है? 20 को तो आप यूज कर रहे हो एज एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल, 21 को आप यूज कर रहे हो एज IMR, तो इन दो को कैसे पढ़ो लिखोगे? इसको कैसे पढ़ोगे? इसको, इसकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी? ठीक है, तो इनको पढ़ने लिखने का एक प्रोटोकॉल है कि कैसे इनको पढ़ना लिखना है। ठीक है, इसको उसने जिस तरह से पढ़ाया हुआ है, इसको OCWs ICWs के जरिए पढ़ाया हुआ है। OCWs कहते हैं ऑपरेशनल कंट्रोल वर्ड्स को। बेसिकली बात ये हो रही है कि रजिस्टर की क्या वैल्यू सेट करनी है, पोर्ट की क्या वैल्यू सेट करनी है, जिससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है, क्या तरीका है इसको करने का? मुश्किल है तो समझना समझाना ज़रा मुश्किल है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा। ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, तो रखते हैं इधर। और ये भी अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये रखते हैं। मेरा ख्याल है इन दो में हमारा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, ये सारे मैं खुद बना सकता हूँ, ये सारे आप खुद बना लोगे, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है, ठीक है, लो करते हैं कोशिश। तो तुम्हें पॉइंट समझ आया कि हम करने क्या लगे हैं? हम एक प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश करने लगे हैं, प्रोटोकॉल फॉर रीडिंग। मेरा नहीं ख्याल राइट कर सकते हो, लेकिन शायद राइटिंग भी हो सकता है। रीडिंग, राइटिंग IRR एंड ISR। ठीक है, हम एक रूल बनाने लगे हैं कि IRR और ISR को कैसे मैनेज करना है, कैसे वो करना है। तो इसका प्रोटोकॉल ये है कि राइट ऑन पोर्ट 20 एंड इंडिकेट विच रजिस्टर यू आर इंटरेस्टेड इन, और उसके बाद रीड या राइट पोर्ट 20 टू इस्टेब्लिश, टू रीड राइट, बस मतलब गेट दैट रजिस्टर। ये प्रोटोकॉल है। पोर्ट नंबर 20 के ऊपर तुमने एक वैल्यू लिखनी है, जिससे उसको ये तुम बताओगे कि तुम IRR में इंटरेस्टेड हो या ISR में इंटरेस्टेड हो। वो वैल्यू कैसे लिखनी है? नीचे वाली 3 बिटें इग्नोर कर दो। अब एंड ऑफ इंटरप्ट तो नहीं ना भेज रहे, सॉरी, मतलब ये अब इग्नोर होना चाहिए एक्चुअली, एक तरह से इसको इग्नोर कर दो। बात तुमने ये बताना है ना कि इफ अदर रजिस्टर्स आर टू बी एक्सेस, तो तुमने इन दो बिटों पे रखना है 0 1, और यहाँ पे 001 फिक्स करना है। तो बेसिकली बन क्या गया, 001 फिक्स हो गया, ये वाला। यार समझ नहीं आई, एक्चुअली ये भी इग्नोर होएगा, एक्चुअली ये भी इग्नोर होएगा, क्योंकि ये भी ताल्लुक एंड ऑफ इंटरप्ट से रखता है। हमें सिर्फ इंटरेस्ट इसके अंदर है, बस बात खत्म। यानी बाकी दिखाई क्यों है? तो हमने ये करना है कि पहली 4 बिट्स तो हमारी इग्नोर्ड है, विच मीन्स कि वहां पे तो 0 0 है, तो 1 2 3 4 तो 0 है। उसके बाद यहाँ पे इधर 01 हमने लिखना था, और उसके बाद 3 0 है, तो 1000। ये डेसिमल में बनता है 8, ये नंबर बनता है 8। तो बेसिकली वी, ये तो याद ही कर लो यार, ये पता नहीं क्यों इतना मुश्किल करके करवाया हुआ है। वी राइट 8 ऑन पोर्ट 20 टू इंडिकेट दैट वी आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग, राइटिंग IRR और ISR। अब जरा कॉम्प्लिकेटेड है, हमने अभी अभी ये तो बता दिया कि हमने IRR या ISR पे काम करना है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि कौन से वाले पे काम करना है। उसके लिए जरा आना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर ये 01 होएगा, नहीं सॉरी, वो यहाँ से कंट्रोल होएगा, इससे, इन दो बिटों से। ठीक है,
तो अब हमारा क्या बन जाएगा, अब हमारा बन जाएगा पहले 4 बिटें 0 हैं, 1 2 3 4, फिर 1 है, ये वाली बिट 1 है, फिर एक 0 है, और अब ये गेम है। अगर तुम लिखोगे 1 0 तो इसका मतलब है कि तुम IRR की बात कर रहे हो, और अगर तुम इस नंबर में एंड पे आखिरी 2 बिटों में 1 1 लिखते हो तो इसका मतलब है कि तुम ISR की बात कर रहे हो। ये बन जाता है गालबन 10, 10 होता है 0x0A, और 11 जो है वो बन जाता है 1011 होएगा ना, तो 8 2 10 और 1 11, तो 0x0। तो प्रोटोकॉल ये होएगा कि पहले हम पोर्ट 20 पे बताएंगे कि हम किसी रजिस्टर पे काम करने आ रहे हैं, फिर हम ये बताएंगे कि हम किस रजिस्टर पे काम करने आ रहे हैं, ठीक है, और फिर फाइनली आप जाके पोर्ट 20 को रीड राइट कर सकते हैं। मैं तो पहले कहा था ये इंतहाई ज़्यादा खिचड़ी है और बहुत ही बुरे तरीके से लिखा हुआ है, तो ये समझ यहाँ से आएगी। जब तो समझना चाहते हो ना तो ये इसका आंसर है, यहाँ से ये समझ आएगी। पढ़ना ज़रा क्या हो रहा है। पोर्ट 20 के ऊपर मैं 8 लिख रहा हूँ, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं उसको बता रहा हूँ ये वाला हिस्सा कि मैं पोर्ट 20 के ऊपर 8 लिख रहा हूँ, जिसका मतलब है मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई मैं इनमें इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन अभी ये नहीं बता रहा कि एग्जैक्टली किस में इंटरेस्टेड हूँ। वो मैं अगली लाइन में बताऊंगा कि मैं पोर्ट 20 के ऊपर अब ए लिख रहा हूँ। ए लिखने से मैंने उसको बता दिया कि भाई मैं IRR में इंटरेस्टेड हूँ, और फाइनली जब मैं ये दो बातें बता चुका हूँ तो अब मैं पोर्ट 20 को पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। अगर मैं उसको इम्पोर्ट करता हूँ, रीड करता हूँ, तो ये बेसिकली मैंने IRR की करंट वैल्यू उठा ली, ठीक है। तो इन 3 लाइनों में बेसिकली पिछला वो थ्योरी समझ आए ना आए ये आपको लाजमी चाहिए। तो ये 3 लाइनें बेसिकली इस्तेमाल होंगी टू रीड IRR। इसी तरह से अगर मैं आउटपुट करूं, मैं 20 के ऊपर 8 लिखूं, तो अगेन मैंने डिवाइस को बता दिया कि भाई मैं रजिस्टर में इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद उधर ही मैंने बी लिखा, तो बी से ये क्लियर हो जाता है कि मैं ISR में इंटरेस्टेड हूँ, और अब अगर मैं पोर्ट 20 को पढ़ूंगा तो मुझे ISR मिल जाएगा, ठीक है। ये प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू तुम उनको IRR ISR को एक्सेस करते हो। अगर ऊपर वाली कहानी समझ ना आए तो फिर एटलीस्ट इसको याद कर लो अपने लफ्जों में, जैसे भी करना। ये छोटी छोटी सी कोर्ट स्निपेट्स हैं, ये मतलब 3 3 लाइनों की क्या कर क्या रहे हो, लेकिन ये ज़रूरी है, इनको इग्नोर नहीं कर सकते। और बस मेरा ख्याल है रुक जो यहाँ पे ये सब प्रोग्राम्स। हाँ, उसके बाद टाइमर शुरू होगा। बस अब कल से एक एक डिवाइस होएगी, एक दिन टाइमर करेंगे, एक दिन कीबोर्ड करेंगे, एक दिन पैरेलल पोर्ट, एक दिन सीरियल पोर्ट। बड़ी टेढ़ी सी क्लासेस हैं सारी, लेकिन वो है कि बस करनी तो पड़नी है। तो ब्रेक के बाद इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आज तो मुझे ये भी नहीं पता कि तुम इधर हो या नहीं, अल्लाह खैर ही करे। ठीक है भाई, चलेगा।